हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ गायत्री। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ क्लास 10। और आज हम करेंगे क्लास 10 की साइंस का चैप्टर नंबर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो सबसे पहले इसमें हम देखते हैं कार्बन का हमारी जो डेली लाइफ है उसमें क्या यूज़ है, यानी कार्बन की इंपॉर्टेंस क्या है। फूड, क्लोथ्स, मेडिसिन, बुक्स और मैनी ऑफ द थिंग्स दैट यू लिस्टेड आर ऑल बेस्ड ऑन दिस वर्सेटाइल एलिमेंट कार्बन। इन एडिशन ऑल लिविंग स्ट्रक्चर आर कार्बन बेस्ड, यानी कि आपके आसपास जितनी भी चीजें, यानी कि फूड हो गया, क्लोथ्स हो गए, आपकी मेडिसिन हो गई, बुक्स हो गई, पॉलीथीन बैग का जो आप यूज करते हो, जो भी जितनी भी मतलब ये आपके आसपास आप चीजें देख रहे हैं उनमें से बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो कि कार्बन से ही बनी हुई हैं। यहाँ तक कि जो लिविंग स्ट्रक्चर है वो उसमें भी कार्बन का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। आप जानते हो कि हम ऑक्सीजन जो है उसको इनहेल करते हैं एंड कार्बन डाइऑक्साइड को हम एक्सहेल करते हैं। तो यहाँ पर भी जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है उसमें क्या है, कार्बन है। इसी तरह से जो अर्थ का क्रस्ट है उसमें 0.02% जो है वो कार्बन की फॉर्म में है, जिसमें कि आपके कार्बोनेट्स आते हैं, हाइड्रोजन कार्बोनेट्स आते हैं, कोल एंड पेट्रोलियम, यानी कि जितने भी हमारे फ्यूल्स हैं वो सब किस पे बेस्ड है, वो सब कार्बन से बने हुए हैं। एंड द एटमॉस्फेयर हैज 0.03% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो 0.03% है। तो कार्बन डाइऑक्साइड मतलब उसमें भी कार्बन है। इन स्पाइट ऑफ दिस स्मॉल अमाउंट इन नेचर द इम्पोर्टेंस ऑफ कार्बन सीम्स टू बी इमेंस। तो इतने छोटे अमाउंट में भी कार्बन है हमारी नेचर में, 0.03% एटमॉस्फेयर में सिर्फ कार्बन, बट उसकी जो इंपॉर्टेंस है वो काफी इमेंस। में भी कार्बन है, क्लोथ्स में भी है, आपके जो कॉस्मेटिक्स बनते हैं उसमें भी कार्बन है, जितने भी आपकी मेडिसिन होती हैं उसमें भी कार्बन होते हैं। जो हमारा टेक्सटाइल का जितना बिजनेस होता है, ये बेडशीट्स वगैरह, इसमें सब कार्बन यूज करते हैं हम। प्लास्टिक हो गया, जितने भी प्लास्टिक की बॉटल्स हैं, जो भी प्लास्टिक के आर्टिकल्स हैं, सिंथेटिक सामान है, जितने भी कॉस्मेटिक्स हैं, आपकी पेंसिल का जो सिक्का होता है आगे का वो लेड से बना होता है, यानी कि जो ग्रेफाइट होता है उससे बना होता है। और ग्रेफाइट भी क्या है, एक कार्बन का ही एलोट्रोप है। इसी तरह से आपकी ज्वेलरी है जो डायमंड से फॉर्म होती है, डायमंड क्या है, वो भी एक क्या है, कार्बन की ही फॉर्म है, कार्बन का एलोट्रोप है। अर्थ क्रस्ट में जितना भी हम फ्यूल निकाल रहे हैं, जितना ऑयल निकाल रहे हैं, क्रूड ऑयल निकाल रहे हैं, और जो आपका पेट्रोल है वो सब किससे फॉर्म हुआ है, कार्बन से फॉर्म हुआ है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। अब हम देख लेते हैं कार्बन का स्ट्रक्चर क्या है, यानी कि उसका जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है उसको हम देखते हैं। तो जो कार्बन होता है उसका एटॉमिक नंबर होता है 6, यानी ये हमारी पीरियोडिक टेबल में 6 नंबर पर आता है। और इसमें जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं वो कितने होते हैं, 6 होते हैं। और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी 6 होते हैं, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी 6 होते हैं। अब बात करते हैं इसके एटॉमिक मास की। इसका एटॉमिक मास इक्वल टू होता है 12 यूनिट, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, दैट इज इक्वल टू एटॉमिक मास। अब आज जाते हैं हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे। अब हम जैसे कि जानते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जो हमारा फर्स्ट ऑर्बिट होता है उसमें मैक्सिमम 2 हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आ सकते हैं, और जो सेकेंड ऑर्बिट होता है उसमें कितने आ सकते हैं, 8 आ सकते हैं। अब जैसे कि इसका एटॉमिक नंबर 6 है तो फर्स्ट ऑर्बिट तो क्या होता है, फुल हो जाता है, उसमें 2 आ जाते हैं। बट जो सेकेंड ऑर्बिट होता है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन रह जाते हैं, सिर्फ 4। ऑर्बिट में क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो ये 4 इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर दें या फिर ये 4 इलेक्ट्रॉन्स का गेन कर लें। बट यहाँ पर जो है कार्बन के साथ एक प्रॉब्लम होती है कि ना तो वो 4 इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर सकता है और ना ही वो 4 इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर सकता है। वैसा क्यों? इट हैज 4 इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटर मोस्ट शेल एंड नीड टू गेन और लूज 4 इलेक्ट्रॉन्स टू अटेन नॉर्मल गैस कॉन्फ़िगरेशन। If it were to gain or lose electron, तो 2 पॉसिबिलिटी होंगी। It could gain 4 electrons and forming C plus anion, but it would be difficult for the nucleus with 6 proton to hold on to 10 electron। मतलब कि अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन्स किसी से ले लेता है तो इसके पास कितने हो जाते हैं, इसका कंप्लीट हो जाएगा ऑक्टेट। 4 पहले से थे, 4 और ले लिए तो 8 हो गया, और जो हमारा आउटर ऑर्बिट था वो कंप्लीट हो गया। बट जो इसका न्यूक्लियस होता है वो इतना कैपेबल नहीं होता कि 8 और 2 ये 10 इलेक्ट्रॉन्स को ये जो न्यूक्लियस है वो होल्ड कर सके, इसमें इतना कैपेसिटी नहीं होती है। तो ये पॉसिबिलिटी कैंसिल हो जाती है। सेकंड पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि वो क्या करे, 4 इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे, बट ये भी नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि उसको लूज करने के लिए काफी अमाउंट में एनर्जी की जरूरत होती है। तो यानी कार्बन जो है वो ना तो 4 इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर पाता है और ना ही वो 4 इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर पाता है, ये उसकी प्रॉब्लम है।
प्रॉब्लम की सॉल्यूशन के लिए कार्बन ने क्या किया कि उसने जो ना तो लूज किए इलेक्ट्रॉन्स ना गेन किए, उसने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर किया विद अदर एटम्स, या तो अपने साथ ही या फिर दूसरे एटम्स के साथ में उसने क्या किया, अपने जो कार्बन के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं आउटर मोस्ट शेल में, यानी जो 4 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन है उसके पास, उसको उसने दूसरे एटम के साथ में शेयर किया। तो जब इस तरह से, जैसे कि इसने कार्बन ने शेयर किया, इसी तरह से दूसरे जो अदर एटम्स हैं वो भी अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हैं। तो इस तरह से जो बॉन्ड बनते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं। ऐसे कार्बन अटेन द नोबल गैस कॉन्फिगरेशन बाय शेयरिंग इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन विद अदर एटम। Such mutual sharing of electrons between atoms to attain a stable noble gas configuration is called covalent bonding। तो इस तरह की जो बॉन्डिंग होती है उसको हम क्या बोलते हैं, कोवेलेंट बॉन्डिंग बोलते हैं। जैसे सपोज हमारे पास हाइड्रोजन लेते हैं हम, अगर हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है, 1 होता है, तो इसमें सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है, जबकि मैक्सिमम जो है वो फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो क्या करता है, एक और हाइड्रोजन से कंबाइन हो जाता है और उसके साथ इलेक्ट्रॉन शेयर करके वो अपना जो पेयर है उसको कंप्लीट कर लेता है। तो यहाँ से हमने एक हाइड्रोजन का हमारे पास था और एक और हाइड्रोजन का आ गया, दोनों ने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करी, तो एक इलेक्ट्रॉन जो है आपस में शेयर हुआ और उसके बाद हमारे पास कंपाउंड क्या बना, H2 का एक मॉलिक्यूल्स हमारे पास फॉर्म हो गया। तो इस तरह की जब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं तो जो बॉन्ड बनते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं। इसी तरह से हम एक और एग्जांपल ले सकते हैं ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन का जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट होता है उसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो उसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 और इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो उसके लिए क्या करता है, ऑक्सीजन एक और ऑक्सीजन से कंबाइन होके वो कोवेलेंट बॉन्डिंग बनाता है। कोवेलेंट बॉन्डिंग बनाकर वो एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बनाता है O2। तो जिसके पास 6 है उसको भी 2 मिल जाते हैं, तो उसका ऑक्टेट क्या है, कंप्लीट हो जाता है। तो यानी यहाँ पर जो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन शेयर हुए वो कितने हैं, 2 हैं। तो यहाँ पर हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ था और यहाँ पर कितना हुआ है, ऑक्सीजन में 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ है, उसने अपना ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट कर लिया है। तो इस तरह की जो बॉन्डिंग होती है उसको हम बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्डिंग। तो अब बच्चों आपने चैप्टर 3 में आयनिक बॉन्ड के बारे में पढ़ा होगा। आयनिक बॉन्ड तो क्या होता था कि मेटल और नॉन मेटल में जब ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, आयनिक बॉन्ड बोलते हैं। और जो कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं उसमें क्या हो रहा है, ट्रांसफर नहीं हो रहे, इलेक्ट्रॉन शेयर्ड हो रहे हैं। तो इसको हम डिटेल से समझ लेते हैं, डिफरेंस क्या है आयनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड में। तो आयनिक बॉन्ड जो होते हैं वो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से फॉर्म होते हैं। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं हम सोडियम का। सोडियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 11 होता है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 281, यानी इसका जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन, यानी जो इसकी वैलेंसी है वो कितनी है, 1 है। तो ये ऐसा तो नहीं है कि किसी और से 7 इलेक्ट्रॉन्स ले लेगा, वो तो ज्यादा टफ काम है। तो इजी है कि वो अपना 1 इलेक्ट्रॉन जो है उसको लूज कर दे। तो सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो क्या बनाएगा, Na+ आयन बनाएगा। इसी तरह से क्लोरीन जो है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 11 होता है और उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 287 होती है। तो 7 को लूज करना टफ काम है और इसको 1 गेन करना इजी है। तो क्लोरीन भी क्या करता है, क्लोरीन एक आयन को गेन करता है। तो गेन करेगा एक आयन को, तो ये क्या बनाएगा, क्लोरीन माइनस आयन बनाएगा, नेगेटिव आयन बनाएगा। तो हमारे पास क्या होता है, अब सोडियम को तो 1 इलेक्ट्रॉन लूज करना है और क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन गेन करना है। तो ये दोनों क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ जो इलेक्ट्रॉन है उनका ट्रांसफर करते हैं और एक न्यू कंपाउंड फॉर्म करते हैं। तो यानी यानी सोडियम ने तो 1 इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया और उसका जो कंप्लीट हो गया 2,8 हो गया, और क्लोरीन को 1 चाहिए था तो उसने क्या किया, 1 इलेक्ट्रॉन को सोडियम से गेन कर लिया और उसने क्या बनाया, Cl- बनाया। तो दो ऑफ इलेक्ट्रॉन से एक न्यू कंपाउंड फॉर्म किया NaCl का। दूसरी तरफ कोवेलेंट बॉन्ड है, इट इज फॉर्म बाय, अभी हमने पढ़ा था, इट इज फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाय बोथ द कंबाइनिंग स्पीशीज बिटवीन 2 नॉन मेटल्स। तो ये एक डिफरेंस है जो हमें याद रखना है। आयनिक बॉन्ड जो होते हैं वो फॉर्म होते हैं मेटल एंड नॉन मेटल के बीच में, जैसे सोडियम हमारा मेटल हो गया, क्लोरीन नॉन मेटल हो गया। बट जो कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है वो हमेशा किसके बीच में होती है, 2 नॉन मेटल्स के बीच में होती है। तो अब हम इसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। सपोज हमने एक एग्जांपल लिया हाइड्रोजन का, अभी हमने पहले भी किया एग्जांपल सेम। तो हाइड्रोजन क्या कर रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन को शेयर कर रहा है, H2 का मॉलिक्यूल बना रहा है। इसी तरह से क्लोरीन एंड वाटर भी क्या है, एग्जांपल है कोवेलेंट बॉन्डिंग के। अब
इनका जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो काफी हाई होता है आयनिक बॉन्ड का, और दूसरी तरफ जो कोवलेंट बॉन्डिंग है उसमें क्या होता है, इनके बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट काफी लो होते हैं। अब ये जो आयनिक बॉन्ड है वो काफी गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, और दूसरी तरफ जो हमारे कोवलेंट बॉन्ड है वो क्या होते हैं, बैड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के इन कंपैरिजन ऑफ आयनिक बॉन्ड। अब इसका एक एग्जांपल हमने सोडियम क्लोराइड का लिया है, और कोवलेंट बॉन्डिंग में आप हाइड्रोजन का, क्लोरीन का या मिथेन कोई भी एग्जांपल लिख सकते हैं। तो ये हो गया डिफरेंस आयनिक और कोवलेंट बॉन्ड में। अब हम आ जाते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कोवलेंट बॉन्ड पे। कोवलेंट बॉन्ड की प्रॉपर्टीज क्या होती है। कोवलेंट बॉन्ड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट और जो उनका मेल्टिंग पॉइंट है वो काफी लो होता है। कंपैरेटिवली वीकर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होता है अनलाइक आयनिक कंपाउंड, मतलब जो इनके बीच में जो मॉलिक्यूल का जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है वो काफी वीक होता है आयनिक कंपाउंड की अपेक्षा। दीज मॉलिक्यूल्स आर जनरली पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सिंस नो चार्ज पार्टिकल्स आर